नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हाथरस घटना के बाद सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी ने घटना की जांच अब यूपी पुलिस से लेकर एसआईटी को सौंप दी है, जिसके बाद से ही बाबा के सारे काले कारनामे निकलकर सामने आ रहे हैं। कारनामे ऐसे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, और ऐसे लोग जो इन्हें भगवान मान बैठे थे, जो इनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते थे, शायद उनकी भी आंखें देर सवेर खुल जाए। क्या है बाबा के काले कारनामों की पूरी गुत्थी, जिसे एसआईटी ने धीरे धीरे खोलना शुरू किया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे बाबा की धरपकड़ को लेकर जारी छापेमारी और उस चिट्ठी की भी, जिसे बाबा ने अपने नाम से जारी किया है। आश्रम में 16 साल की लड़कियां, भोले बाबा की गंदी नजर, शराब और शबाब की लत, असल में बाबा निकला शैतान। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 पहुंच गई है। इस घटना के बाद से ही भोला बाबा फरार हैं। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। रंजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे। भोले बाबा का जहां गांव है, हम वहीं से हैं। मेरा बचपन उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे, जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। इसके बाद यहां लोग आना शुरू हो गए। ये एजेंटों को पैसे देकर यह कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे, उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। रंजीत सिंह ने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। नशे और लड़कियों का आदी है भोला बाबा। चश्मदीद ने आगे बताया कि बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का भी आदी है। ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई है, जो मैंने भी देखी है। जिन लोगों की मौत हुई, ना उनके शव का कोई पता लग पा रहा। बाबा को जब लगा कि अब वह फंस सकता है, तो उसने यहां से अपना आश्रम ही शिफ्ट कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बाबा इससे पहले भी जेल जा चुका है। एक मरी हुई लड़की को जिंदा किए जाने को लेकर हुए विवाद में बाबा को जेल हुई थी। लेकिन आज की तारीख में बाबा के एजेंट इतने हैं कि उन्होंने लोगों को इतना भ्रमित करके रखा है कि बाबा जो भी गलत काम करता है, उसे उनके एजेंट सही करके बताते हैं। आज यहां गलत तरीके से गलत पैसा आ रहा है। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया है। बाबा ने गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। बाबा के साथ उसकी पत्नी उसके षड्यंत्र में भी लिप्त है। बाबा के साथ काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाबा के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये किसी को पता नहीं। यहां पर एक एक ट्रक सामान आ रहा है, ये भी किसी की जानकारी में नहीं है। बाबा के पास अपनी आर्मी। बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता। बाबा को लगता है कि कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में उसके साथ रहने लगा, तो वो उसका सारा भेद खोल देगा। बाबा ने अपनी फोर्स बनाई हुई है, जिसे वो अलग से वर्दी देता है। बाबा सफेद कपड़ा इसलिए पहनता है क्योंकि वह खुद को पाक साफ बताना चाहता है। वो खुद को भगवान बताना चाहता है। भोले बाबा का ये सब एक ढोंग है और अब काफी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। बाबा के आश्रम में किसी लोकल की एंट्री बंद है। रंजीत सिंह आगे बताते हैं कि मेरे पापा को इस बाबा ने धमकी भी दी थी। इसने कहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। बाबा कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम भी करता है। हम इसके पुराने आश्रम में भी आते थे। बाबा बहादुर नगर के आश्रम में किसी भी लोकल की एंट्री नहीं होने देता था। अगर कोई भी बाहर का आदमी दिखता तो सारी चीजों को बंद कर दिया जाता था।
अगर पुलिस ही आश्रम की तरफ आते दिखती है तो पहले लड़कियों को पीछे के रास्ते से भगा दिया जाता है और आश्रम को बंद कर दिया जाता है। इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये दूसरे के नाम पर गाड़ियां खरीदता है। इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। इसने कई बसें भी दूसरों के नाम पर खरीदी है। आज सिकंदर राव में जो हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद ये बाबा हैं। इसके पास ना तो कोई शक्ति है और ना ही इसके पास कोई चमत्कार है। इसके एजेंटों ने भ्रम जाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार ये बाबा ही है। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान हाथरस के स्थानीय निवासियों ने भी कई खुलासे किए। भगदड़ के चश्मदीद आकाश ने बताया कि बाबा की प्राइवेट आर्मी ने किसी को भी वीडियो नहीं बनाने दिया। एक दूसरे शख्स ने बताया कि जो भी व्यक्ति अंदर जाकर वीडियो बना रहा था उस पर बाबा की प्राइवेट आर्मी लाठी बरसा रही थी। साथ ही लोगों से फोन छीना जा रहा था। हाथरस के विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं पास में ही स्थित अपने मित्र के निर्माणाधीन मकान पर बैठा हुआ था। जब चीख पुकार की आवाज सुनाई दी तो मैं दौड़ा। मौके पर देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हुए थे। भगदड़ के बाद का मंजर बयां करते हुए विजय ने कहा कि बाबा की प्राइवेट आर्मी अंदर और बाहर दोनों जगह हस्तक्षेप कर रही थी। पुलिस को भी उसने अंदर घुसने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस के जवान बचाव कार्य में जुटे रहे। जितने लोगों को वो बचा पाए उनकी जान बच गई। बाबा की यह लंबी चौड़ी फौज ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पानी और दूसरे इंतजाम भी देखती है। कार्यक्रम स्थलों पर बाबा की फौज का यह गणवेश आप कई काउंटरों से बिकते देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसे खरीदने की अनुमति उन्हीं लोगों की होती है जिसे बाबा चाहते हैं। कई बार यह स्वयंसेवक आम आदमी को कार्यक्रम स्थल के पास से गुजरने से रोक भी देते हैं। प्रशासन भी इन स्वयंसेवकों के भरोसे शायद उतना ध्यान नहीं देता जितना उसे देना चाहिए। शायद प्रशासन की उपेक्षा और बाबा के स्वयंसेवकों पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने हाथरस जैसे बड़े हादसे को जन्म दिया। हादसे से हाथरस से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। आज के दौर में जब हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है और हर छोटी और बड़ी घटना और अपने जीवन से जुड़े हर पल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करता है, ऐसी स्थिति में लाखों लोग वहां उपस्थित थे और बाबा के प्रवचन और जिस समय यह घटना घटी उस समय का एक भी साफ वीडियो उपलब्ध नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या इन वीडियो को जानबूझकर रोका गया? अब सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि इस घटना के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। सीएम ने इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त अलीगढ़ चैत्रा बी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले एसडीएम रविंद्र कुमार और सीओ डॉक्टर आनंद कुमार के बयान हुए और एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें तय किया गया कि किन लोगों के बयान होने हैं। उन सभी की सूची बनाकर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय तय किया गया। इसमें कुल 132 लोगों को गवाह बनाया गया और नोटिस भी जारी की गई। इस दौरान एसडीएम सिकंदर राव को फिर से बयान के लिए बुलाया गया। उनसे 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। इसके साथ ही कई मीडिया कर्मियों को भी बयान के लिए बुलाया गया। इनमें वह लोग भी शामिल हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इसके साथ ही डॉक्टर, घायल, मृतकों के स्वजन और चश्मदीद भी शामिल हैं। एसडीएम, सीओ साथ कुल 70 लोगों के बयान गुरुवार को दर्ज किए गए। इस प्रकरण में अनुमति को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अनुमति 80,000 लोगों की थी तो वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आपातकालीन सेवाएं, पेयजल, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई पहलुओं को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की थी? इसको लेकर एसआईटी, डीएम और एसपी से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।